नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपको प्रिपरेशन ऑफ जुडिशरी चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज सेकेंड सेशन के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 28 से 53 तक आज चलते हैं। तो 28 क्वेश्चन नंबर आज शुरू करते हैं। ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है जो आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि मात्र वाद लाने का अधिकार अंतरित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए सेक्शन 5, ऑप्शन बी सेक्शन 6, ऑप्शन सी सेक्शन 7 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है बी, यानी सेक्शन नंबर 6, मात्र वाद लाने का अधिकार अंतरित नहीं किया जा सकता है। या धारा 6 ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन निम्न संपत्तियों में से किसको अंतरित किया जा सकता है? ओके, ऑप्शन ए अधिष्ठायी दाय से पृथक सुखाधिकार को, ऑप्शन बी केवल वाद लाने का अधिकार, ऑप्शन सी भावी भरण पोषण का अधिकार, ऑप्शन डी अनुयोज्य दावा। 29 का सही आंसर है ऑप्शन डी अनुयोज्य दावा। टीपीए के अंतर्गत अनुयोज्य दावा का अंतरित किया जा सकता है। यूपी सिविल 2016 में पूछा गया है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 130 के अनुसार अनुयोज्य दावा अंतरणयोग्य है, किंतु धारा 6 के प्रतिबंधन के अधीन वाद लाने मात्र का अधिकार, भावी भरण पोषण का अधिकार तथा अधिष्ठायी स्थल से पृथक सुखाधिकार अंतरणीय योग्य नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। सही उत्तर दीजिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत ऑप्शन ए लोक अधिकार के वेतन का अंतरण हो सकता है, ऑप्शन बी लोक अधिकारी के वेतन का अंतरण नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी इस अधिनियम में लोक अधिकारी के वेतन के अंतरण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं सही। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी लोक अधिकारी के वेतन का अंतरण नहीं किया जा सकता है। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 6 के खंड च के अनुसार लोक अधिकारी के वेतन का अंतरण नहीं हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 में कितने अपवाद का उल्लेख है? तो संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा यानी टीपीए के अंतर्गत जो सेक्शन 6 है उसके अकॉर्डिंग कुल 10 अपवाद दिया गया, इसीलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। धारा 6 में कुल 10 अपवाद का उल्लेख किया गया है। ये ऐसा अपवाद जिसमें संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में संपत्ति का अंतरण करने हेतु सक्षम व्यक्तियों की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए सेक्शन 6, ऑप्शन बी सेक्शन 7, ऑप्शन सी सेक्शन 8 और ऑप्शन डी सेक्शन 9। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी सेक्शन नंबर 7। ओके, व्याख्या देखते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 में संपत्ति का अंतरण करने हेतु सक्षम व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 के अधीन संपत्ति का अंतरण करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि ऑप्शन ए प्रत्येक दशा में अंतरणीय संपत्ति स्वयं उसी की हो, ऑप्शन बी वह व्यक्ति व्यस्त हो, ऑप्शन सी वह व्यक्ति स्वस्थ चित्त हो, ऑप्शन नंबर डी वह व्यक्ति संविदा करने में सक्षम हो। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्येक दशा में अंतरणीय संपत्ति स्वयं उसी की हो। ओके, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के धारा 7 के अनुसार हर व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम हो और अंतरणीय संपत्ति का हकदार हो या अंतरणीय संपत्ति जो उसका नहीं है व्ययन के लिए प्राधिकृत हो, ऐसी संपत्ति को पूर्णतः या भागतः या अत्यधिक रूप से या सशर्त अंतरण करने के लिए सक्षम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। संपत्ति अंतरण करने के लिए सक्षम होने के लिए आवश्यक नहीं है कि ऑप्शन ए व्यक्ति व्यक्त हो, ऑप्शन बी व्यक्ति स्वस्थचित्त हो, ऑप्शन सी व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम हो, ऑप्शन डी अंतरणीय संपत्ति उसकी अपनी हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अंतरणीय संपत्ति उसकी अपनी हो। ओके,
अब क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत अपनी संपत्ति को अंतरण करने में सक्षम नहीं है। ऑप्शन ए अंधा व्यक्ति, ऑप्शन बी लंगड़ा, ऑप्शन सी वयस्क व्यक्ति, ऑप्शन डी साधु। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अवयस्क। अवयस्क क्या है? संपत्ति अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 में अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति के संबंध में प्रावधान है कि धारा 7 के अधीन ऐसे व्यक्ति अंतरण करने के लिए सक्षम है। पहला, यदि वह संविदा करने के लिए सक्षम हो। दूसरा, वह उस संपत्ति में हक रखता हो। संपत्ति में क्या हक रखता हो। तीसरा, यदि वह संपत्ति उसकी अपनी न हो तो वह उसे अंतरित करने का अधिकार हो। कहने का मतलब यदि संपत्ति वो उसकी नहीं हो फिर भी वो क्या होगा, यदि अंतरित करने का उसके पास अधिकार रखता हो तो वह संपत्ति अंतरण कर सकता है। ओके। अतः धारा 7 के अनुसार अंधा, लंगड़ा और साधु संपत्ति अंतरित करने में सक्षम है क्योंकि वयस्क है और संविदा करने में सक्षम है, किंतु अवयस्क संविदा करने में सक्षम नहीं है। ओके। संपत्ति के वैध अंतरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं? ऑप्शन ए सक्षम अंतरणकर्ता, ऑप्शन बी अंतरणीय संपत्ति, ऑप्शन सी अंतरण को स्वीकार करने के लिए अंतरिती का सक्षम होना आवश्यक नहीं है, ऑप्शन डी अंतरण का प्रयोजन विधिमान्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अंतरण को स्वीकार करने के लिए अंतरिती का सक्षम होना आवश्यक नहीं है। ओके। इसका व्याख्या देखते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत किसी संपत्ति के विधिमान्य अंतरण हेतु निम्नलिखित तथ्य आवश्यक है। ऑप्शन ए अंतरित की जाने वाली संपत्ति को अंतरण योग्य नहीं होना चाहिए। धारा 6। दूसरा, अंतरणकर्ता को अंतरण करने हेतु सक्षम होना चाहिए। धारा 7 के अकॉर्डिंग ऐसा व्यक्ति जो अंतरित होने से विधितः निर्योग्य हो उसे संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है। ओके। अंतर्गत धारा 6 जब हित का अंतरण प्रकृति के प्रतिकूल न हो तथा उद्देश्य प्रतिफल वैध है, इसका निश्चित भारतीय संविधान की धारा 23 के अर्थ के अंतर्गत किया जाना चाहिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्न धारा में से किस धारा में कहा गया है कि यदि किसी मामले में विधि ने स्पष्टता लिखित में नहीं मांगा है तो संपत्ति का अंतरण बिना लिखित किया जा सकता है? ऑप्शन ए धारा 5, ऑप्शन बी धारा 7, ऑप्शन सी धारा 8, ऑप्शन डी धारा 9। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है धारा 9। ओके। व्याख्या देख लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के धारा 9 के अनुसार हर उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अभिव्यक्ति अपेक्षित नहीं है संपत्ति का अंतरण लिखे बिना नहीं किया जा सकता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। विधि द्वारा अभिव्यक्ता उपेक्षित के सिवाय संपत्ति का अंतरण मौखिक भी किया जा सकता है। ओके। ए गलत है, बी सही है, सी केवल लिखित के द्वारा ही अंतरण संभव है, ऑप्शन डी पक्षकारों की सहमति से मौखिक भी अंतरण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है बी यानी सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 39 सही उत्तर बताइए। क अपने कृषि भूमि ख को बेचता है इस शर्त के साथ कि ख भूमि में गेहूँ बो सके किंतु धान की फसल नहीं पैदा कर सकता। ओके। ऑप्शन नंबर ए अंतर्निय शून्य है, बी अंतर्निय वैध है, सी अंतर्निय शून्य है, ऑप्शन डी उपरोक्त बी एवं सी। उपयुक्त मतलब दोनों का जो ऑप्शन है बी और सी यानी अंतर्निय वैध है जबकि शर्त शून्य है। इसका कहने का मतलब ये है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी यानी अंतर्निय वैध है जबकि शर्त शून्य है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अनुसार शर्त अंतरण नहीं किया जा सकता किंतु यदि ऐसा शर्त जो धारा 10 के अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध हो तो शर्त शून्य होगी किंतु अंतरण वैध रहेगा। अंतरण वैध रहेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 40 को चलते हैं। संपत्ति को व्ययनित करने से अवरुद्ध करने वाले
शर्तें दी गई है। ऑप्शन ए धारा 9, ऑप्शन बी धारा 10, ऑप्शन सी धारा 11 और ऑप्शन डी धारा 12। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसकी व्याख्या देखते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 10 के अंतर्गत संपत्ति को विनियमित करने से अवरुद्ध करने वाली शर्तें दी गई। यदि सशर्त अंतरण किया जा सकता है परंतु ऐसे शर्त अधिनियम को बंदों के विरुद्ध है तो वे शून्य होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 48। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्तें। ऑप्शन ए अंतरण को अवैध बनाती है, ऑप्शन बी शर्त को अवैध बनाती है किंतु अंतरण वैध रहता है, ऑप्शन सी शर्त एवं अंतरण दोनों को अवैध बनाता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी शर्त को अवैध बनाती है किंतु अंतरण वैध रहता है। इसका व्याख्या चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 10 के अनुसार जहाँ की संपत्ति ऐसे शर्त या मर्यादा के अंतर्गत अंतरित की जाती है जो अंतरित या उसके अधीन दावे करने वाले व्यक्ति को संपत्ति में अपने हितों को अलग करने या विनियमित करने से अत्यंतिकता अवरुद्ध करती है, वहाँ ऐसी शर्तें मर्यादा शून्य है सिवाय ऐसे पट्टे की दशा के जिसमें कि वह शर्त पट्टाकर्ता या उसके अधीन दावेदारी के फायदे के लिए हो, परंतु संपत्ति किसी स्त्री को जो हिंदू मुसलमान या बौद्ध न हो या उसके फायदे के लिए इस प्रकार अंतरित की जा सकेगी कि उससे अपनी विवाहित स्थिति के दौरान में उस संपत्ति को या उसमें के अपने लाभ प्राप्त हित को अंतरित या भारित करने की शक्ति न हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 10 में निम्न के बारे में प्रावधान करता है। ऑप्शन ए मौखिक अंतरण, ऑप्शन बी शिष्ट हित के विरुद्ध निर्बंधन, ऑप्शन सी अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्तें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्तें कहाँ हैं? सेक्शन 10 में लिखा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 को चलते हैं। क अपना मकान ख को इस शर्त के साथ विक्रय करता है कि ख उस मकान को ग के अतिरिक्त किसी अन्य को अंतरित नहीं कर सकता। विक्रय ऑप्शन ए विधिमान्य है किंतु शर्त शून्य है, बी विक्रय शून्य है, सी विक्रय विधि विरुद्ध है, डी विक्रय शून्य करनीय है। यानी क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हुआ बी ए, यानी विक्रय विधिमान्य है किंतु शर्त शून्य है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का व्याख्या। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 10 के अनुसार जहां संपत्ति ऐसे शर्त या मर्यादा के अधीन अंतरित की जाती है कि अंतरित या उसके अधीन दावे करने वाले किसी व्यक्ति पर संपत्ति पर अपने हित को अंतरित करने में कोई अवरोध या शर्त लगाती है तो ऐसी सभी शर्तें शून्य होगी परंतु अंतरण वैध होगा। अतः स्पष्ट है कि क द्वारा ख को इस शर्त पर मकान बेचना कि वह उस मकान को ग के अतिरिक्त किसी अन्य को अंतरित नहीं करेगा विधिमान्य अंतरण होगा परंतु अंतरण की शर्तें शून्य होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। 44 बोलता है क एक गृह ख को इस निर्देश के साथ विक्रय करता है कि वह इसमें रहेगा नहीं किंतु इसे केवल गोदाम या दुकान के लिए प्रयोग करेगा। यह शर्त ऑप्शन ए विधिमान्य है, ऑप्शन बी शून्य है, ऑप्शन सी अनियमित है, ऑप्शन डी शून्य करनीय है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो गया बी, यानी यह शर्त शून्य है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 के अनुसार विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है, अतः विक्रय को पूर्ण एवं अत्यंतिक होना चाहिए। विक्रय के साथ कोई निर्देश या शर्त धारा 10 के अनुसार शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क अपनी संपत्ति का अंतरण ख को इस शर्त के साथ करता है कि ख उसका अंतरण कभी भी किसी को नहीं करेगा। संपत्ति का यह अंतरण ऑप्शन ए शून्य है, ऑप्शन बी शून्य करनीय है, ऑप्शन सी अवैध है, ऑप्शन डी विधिमान है परंतु शर्त शून्य है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी यह अंतरण वैध है, यानी यह अंतरण विधिमान्य है परंतु शर्त शून्य है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 का व्याख्या देखते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के धारा 10 के प्रभाव से अंतरण विद्यमान है किंतु शर्त चूंकि पूर्ण अत्यंतिक प्रतिबंधित लगाती है कि अंतरण
कभी किसी को नहीं करेगा, यह शर्त शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। दो भाई अपनी संपत्ति का बंटवारा इस शर्त पर करते हैं कि यदि उनमें से कोई भी उसकी संपत्ति या उसका हिस्सा विक्रय करना चाहे तो अत्यंतः औपचारिक व्यक्ति को नहीं बेचेगा, अपरिचित यानी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेचेगा। ऑप्शन ए, तो यह शर्त वैध है। ऑप्शन बी, तो यह शर्त अवैध है। ऑप्शन सी, यह शर्त अनावश्यक एवं अतिरिक्त है। ऑप्शन डी, उपरोक्त समस्त अवैध है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी तो यह शर्त वैध है। ओके, इसका व्याख्या पढ़ते हैं। प्रस्तुत समस्या में संपत्ति का अंतरण पर लगाई गई शर्त वैध है क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 10 के अनुसार अन्य संक्रमण पर लगाई गई शर्तें अत्यंतिक नहीं हैं और वे अपनी संपत्ति का विक्रय अत्यंत अपरिचित व्यक्ति के अलावा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। 3 भाइयों के लिए एक संयुक्त हिंदू परिवारों में संपत्ति का बंटवारा किया गया है और साथ ही यह निश्चय किया गया कि यदि उनमें से किसी के उत्तराधिकारी नहीं हो तो वह अपना भाग विक्रय नहीं कर सकेगा, परंतु अन्य रिश्तेदार के लिए वह अपना भाग छोड़ देगा। यह शर्त संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत ए अवैध है। बी, निजी संपत्ति के संदर्भ में शर्त वैध है। ऑप्शन सी, पारिवारिक संपत्ति के संबंध में शर्त वैध है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर है कि यह शर्त अवैध है, जिसका व्याख्या पढ़ते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 संपत्ति के अंतरण पर अवरोध वाली शर्तों को अवैध घोषित करती है, किंतु न्यायिकता निश्चय में पारिवारिक बंटवारे की स्थिति में संपत्ति अंतरण में आंशिक अवरोध को मान्यता दी गई है। उपरोक्त समस्या में भी यद्यपि पारिवारिक बंटवारा है, फिर भी चूंकि संपत्ति के अंतरण पर पूर्ण अवरोध लगाया गया है, तब संपत्ति अंतरण पर शर्त अवैध है। तब अगला क्वेश्चन नंबर 48। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 10 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी वैध शर्तें नहीं है। ऑप्शन ए, परिवार के बाहर संपत्ति विक्रय न करने की शर्त। ऑप्शन बी, अंतरक के जीवन काल में विक्रय न करने की शर्त। ऑप्शन सी, किसी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को विक्रय न करने की शर्त। ऑप्शन डी, पट्टे की शर्त। पट्टाग्रहिता अपने पट्टे की संपत्ति को उप पट्टे पर नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है बी, यानी अंतरक के जीवन काल में विक्रय न करने की शर्त क्या होगी, ऐसी शर्त वैध नहीं है। ओके, इसकी व्याख्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 के व्याख्या। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 अंतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाली शर्त को शून्य घोषित करता है। अंतरण के जीवन काल में विक्रय न करने की शर्त पूर्ण प्रतिबंध है, अतः वैध नहीं है। जबकि महमूद मूसा बनाम अब्बास बांदी बीवी के मामले में प्रिव्यू काउंसिल ने स्पष्ट किया कि परिवार के बाहर संपत्ति विक्रय न करने की शर्त पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, अतः वैध है। उच्चतम न्यायालय ने जोरेस्ट्रियन को हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को सोसाइटी अर्बन के मामले में संप्रदाय से भिन्न व्यक्ति को अंतरण न करने की शर्त को वैध माना। पट्टे की संपत्ति को उप पट्टे पर न देने की शर्त धारा 10 के अधीन वैध है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। राम गोपाल ने अपनी पत्नी चंद्रिका रानी के नाम संपत्ति अंतरण कर दी और इस शर्त पर दी थी कि यह संपत्ति पत्नी के जीवन काल तक रहेगी। बाद में चंद्रिका ने मोहन प्रसाद से शादी कर ली। बताइए। ऑप्शन ए, पुनर्विवाह के बाद भी यह शर्त हित संपत्ति में रहेगी। ऑप्शन बी, पुनर्विवाह के बाद संपत्ति पर उसका हित अपने आप समाप्त हो जाएगा भले ही पत्नी जीवित है। ऑप्शन बी, पुनर्विवाह के बाद आधा हित उसे वापस लौटाना पड़ेगा। ऑप्शन डी, पुनर्विवाह के बाद एक बार संपत्ति अंतरण होने पर संपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर बी, यानी पुनर्विवाह के बाद संपत्ति पर उसका हित अपने आप समाप्त हो जाएगा भले ही पत्नी जीवित है। ओके, इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 के अपवाद 2 के अधीन पुनर्विवाह के बाद संपत्ति पर उसका हित अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पुनर्विवाह के बाद यह राम गोपाल की पत्नी नहीं रहेगी भले ही वह जीवित है। धारा 10 के अपवाद 2 के अनुसार संपत्ति किसी स्त्री को या उसके फायदे के लिए इस प्रकार अंतरित की जा सकेगी कि उसने यह विवाहित स्थिति के दौरान उस संपत्ति को या उसमें के अपने लाभप्रद हित को अंतरित या भारित
करने की शक्ति न होगी। अब क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 11 तभी लागू होगी जब संपत्ति में अंतरित हित ऑप्शन ए सीमित हो, ऑप्शन बी अत्यांतिक या पूर्ण हो, ऑप्शन डी उक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर बी है, यानी धारा 11 तभी लागू होगी जब क्या हो, अंतरित हित पूर्ण हो या अत्यांतिक हो। ओके, इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 11 के लागू होने के लिए अंतरित का संपत्ति में निहित हित पूर्ण होना चाहिए, यानी अत्यांतिक या एब्सोल्यूट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 और चलते हैं। शिष्ट हित के विरुद्ध निबंधन पर अग्र निर्णय है, यानी शिष्ट हित के विरुद्ध निबंधन पर सबसे पहला केस कौन था? ऑप्शन ए कपूर बनाम कपूर, ऑप्शन बी टलक बनाम मौक से, ऑप्शन सी बेलामी बनाम सेबाइन, ऑप्शन डी आर्ही बनाम यदुनाथ। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी टलक बनाम मौक से। इसका व्याख्या देखते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 11 शिष्ट हित के विरुद्ध निबंधन से संबंधित है। टलक बनाम मौकसे का वाद इस विषय पर अग्र निर्णय है। इसमें न्यायालय ने जमीन के अंतरण पर शर्त लगाई, शर्त को मान्य ठहराया क्योंकि ऐसी भूमि के लाभ प्राप्त उपयोग को सुनिश्चित करने के ध्येय से किया गया था। आर्ही बनाम यदुनाथ का वाद भागिक पालन का सिद्धांत के लागू होने के प्रश्न से, बेलामी बनाम साइबेन का वाद धारा 52 के संपत्ति संबंधी वाद के लंबित रहते हुए संपत्ति का अंतरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 12 वहाँ लागू नहीं होगी जहाँ अंतरण विक्रय द्वारा किया गया, अंतरण दान द्वारा किया गया, अंतरण विनिमय द्वारा किया गया है और अंतरण पट्टे द्वारा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 12 कहाँ लागू नहीं होगा? तो टीपीए की धारा 12 वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ अंतरण पट्टे द्वारा हुआ हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 52 का एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या चलते हैं, व्याख्या की ओर चलते हैं। धारा 12 के अनुसार जहाँ संपत्ति इस शर्त या मर्यादा के अधीन अंतरित की जाती है कि अंतरिती के दिवालिया होने पर या अंतरण का प्रयास करने पर हित समाप्त हो जाएगा, वहाँ ऐसी शर्त या मर्यादा शून्य है। धारा 12 किसी पट्टे की शर्त के संबंध में लागू नहीं होगी जो पट्टाकर्ता या उसके व्युत्पन्न अधिकारों के अधीन दावा करने वाले के फायदे के लिए हो। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 53। यदि एक संपत्ति को इस शर्त के साथ अंतरित किया जाता है कि उसमें अंतरिती के लाभार्थ सृजित हित उसके दिवालिया होने पर समाप्त हो जाएगा, तो ऐसे शर्त संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में शून्य होगा? ऑप्शन ए धारा 10, ऑप्शन बी धारा 11, ऑप्शन सी धारा 12, ऑप्शन डी धारा 13। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी धारा 12। इस सेशन को आज यहीं तक समाप्त किया जाता है। इस सेशन में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाएं। थैंक यू।